बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेटिव सिस्टम, और कंजर्वेटिव सिस्टम का पार्ट 2 है। इसमें हम अपनी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 6.5.2। इस एग्जांपल में आपसे कहते हैं कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ अ मास m, यूनिट मास का एक पार्टिकल है आपके पास, मूविंग इन अ डबल वेल पोटेंशियल। राइट, डबल वेल पोटेंशियल का मतलब है ऐसा एक, यानी मूविंग इन अ डबल वेल पोटेंशियल, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इस तरह की मूवमेंट है, तो इसको हम कहते हैं डबल वेल पोटेंशियल। ठीक है जी, ये अभी हम आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो मूविंग इन अ डबल वेल पोटेंशियल, और इसका जो पोटेंशियल फंक्शन गिवन है वो गिवन है -1/2x² + 1/4x4। फिर आपसे कहते हैं फाइंड एंड क्लासीफाई द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फॉर द सिस्टम, देन प्लॉट फेस पोर्ट्रेट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट फिजिकली। ठीक है जी, तो अब आपने क्या कुछ काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि आपने जो है उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है जी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी होगी। तो अब आपके पास एक पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, तो पहला टास्क तो ये होगा कि पोटेंशियल फंक्शन के फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। फिर उसके अंदर से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालेंगे, एंड देन हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है और कौन सा पॉइंट अनस्टेबल है। एंड देन हम उसको फेस पोर्ट्रेट को स्केच करेंगे और फिर इस डायग्राम को इंटरप्रेट करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह डील कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आपको पता है कि f किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f बराबर होता है ma के। और आपको मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि m, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बेसिकली डबल डेरिवेटिव होती है ना, तो x डबल डॉट इसको लिख सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट की डबल डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है जी, और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया था, पोटेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया था। वो क्या डिफ़ाइन किया था कि ये जो फोर्स होते हैं आपके पास, ये बराबर होता है -dv/dx के इक्वल होता है। राइट, तो इसका मतलब है आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, mx डबल डॉट इज़ इक्वल्स टू -dv/dx। ठीक है जी, v आपके पास पहले से मौजूद है जी जनाब, v ऑफ x आपके पास पहले से मौजूद है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। और ये जो v ऑफ x है आपके पास, ये है -1/2x² + 1/4x⁴। तो अब आपने dv/dx निकालना है, तो अब आप इसका जब dv/dx इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x बनेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू -x। और इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन x³। ठीक है जी, इसको उठाएं और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहला काम तो हम ये करना है कि पोटेंशियल से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपके पास बन जाएगी mx डबल डॉट इज़ इक्वल्स टू -x + x³। और आपको यहाँ पर पहले से बता दिया गया है कि हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं, तो m को अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी x डबल डॉट इज़ इक्वल्स टू -x + x³। तो ये बेसिकली आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप चाहें तो इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो मैं अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर, मैंने फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज करना आपको सिखाया था। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर हम सपोज़ कर लें कि x जो है वो x डॉट जो है वो बेसिकली y के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि x डबल डॉट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा y डॉट के। तो इसके थ्रू हमने इसको कर लिया, और जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि x डॉट इज़ इक्वल्स टू y, और y डॉट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस x³। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ डिटेल से ही बताया, क्योंकि मैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और इस तरीके से हमने एजम्पशन कर इसको करते थे। अब ये बन गई है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एनालिसिस करते हैं हम। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y बेसिकली पार्टिकल्स की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है ना, यानी y इज़ इक्वल्स टू x डॉट। चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ, where y represent the particles velocity। राइट, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्क्राइब। तो अब हमने निकालना है इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसके हमने निकालने हैं फिक्स पॉइंट, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको हम। तो बताएं भाई, फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिक्स पॉइंट्स अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। फिक्स पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि आपने ये जो फंक्शन है f ऑफ x, y का, और ये भी जो f ऑफ x, y का फंक्शन है, इसको इक्वेट करना होता है 0 के बराबर।
और फिर आपने इसके फिक्स पॉइंट निकालना होता है। तो इसका मतलब है कि y इज़ इक्वल्स टू 0 आपने ले लिया एंड x माइनस एक्स क्यूब इज़ इक्वल्स टू 0 हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये तो y इज़ इक्वल्स टू 0 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0 होगा, और आप ऐसे लिख सकते हैं x 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x के तीन वैल्यूज़ आ गई, x इज़ इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 1, x इज़ इक्वल्स टू -1। और इन तीनों की तीनों वैल्यूज़ के लिए y तो ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा क्योंकि y है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 3 फिक्स पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से फिक्स पॉइंट्स आ गए या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? जो हमारे फिक्स पॉइंट्स निकले हैं वो निकले हैं 0,0, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर सिस्टम की वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल है। और लास्ट पॉइंट कौन सा होगा? -1,0। ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारा सिस्टम जो है वो कैसा बिहेव करता है। तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि मैंने इस सिस्टम को लीनियराइज़ किया था, तो जैकोबियन हमने फाइंड आउट करना होता है लीनियराइज़ करने के लिए। तो x डॉट बेसिकली आपके पास इक्वल है f ऑफ y के, विच इज़ इक्वल है f ऑफ x, y के। इसी तरीक़े से ये जो y डॉट था जिसकी वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब है, ये भी आपके पास इक्वल है g ऑफ x, y के। ठीक है जी। तो बताएं कि हम सपोज़ करें कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स है आपके पास, जैकोबियन मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन चले फिर लिख देता हूँ। डेल f बाय डेल x, यहाँ पर डेल f बाय डेल y, यहाँ पर डेल g बाय डेल x, और यहाँ पर डेल g बाय डेल y। आपको याद होगा लीनियराइजेशन के अंदर मैंने इसको आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो जब आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो विच 0 1 1 माइनस 3x स्क्वायर एंड 0 बन जाता है ये। ठीक है जी। फर्दर हम आगे मूव करते हैं। अब क्या करना होता है, फाइनली आपने जैकोबियन की वैल्यू इन फिक्स पॉइंट्स पर निकालनी होती है, फिर आइगन वैल्यूज़ के थ्रू जज करते हैं कि क्या होगा। तो जब आप 0 0 को आप जैकोबियन में पुट करते हैं तो ये 0 1, इस x की जगह पर भी आप 0 रख दें तो ये 1 0 बन जाएगा, 1 एंड 0, राइट। और साथ साथ जो है वो आप इसकी आइगन वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। तो आपने जब जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की तो आइगन वैल्यूज़ क्या निकली आपके पास? आइगन वैल्यूज़, जी जनाब। तो आइगन वैल्यूज़ आपके पास यहाँ से कंप्यूट की तो आपका आंसर निकला है लैम्डा इज़ इक्वल्स टू +-1। ठीक है जी। तो आप इसको कंप्यूट करके देखिएगा, ये इधर से आइगन वैल्यूज़ निकालिएगा तो उसका आंसर +-1 हो गया। अब ये +-1 रूट कैसे हैं? ऑफ कोर्स आपके रूट ये रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट हैं और ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा होगा? अगर लैम्डा की वैल्यू +-1 में निकलती है तो जो रूट बनता है यानी ऑपोजिट रूट होता है आपके पास सैडल। तो इसका मतलब है कि जो 0 0 वाला पॉइंट है ये आपका क्या बन जाएगा? सैडल बन जाएगा, एक अनस्टेबल होता है। और आपको याद है हमने बताया था आपको, मैं कई दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका हूँ कि सैडल जो होता है वो एक अनस्टेबल होता है। ठीक है जी। तो सैडल एक अनस्टेबल फिक्स पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 0 0 पर आपका ये सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम मैंने अभी आपको बनाकर बताया, ये सिस्टम 0 0 पर एक अनस्टेबल होगा। चलें अपने दूसरे फिक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा फिक्स पॉइंट तो ऑफ कोर्स हमने निकाला हुआ है, हम क्या करते हैं उसको भी जैकोबियन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैकोबियन की वैल्यू हम निकालने वाले हैं +-1 0, सब दोनों को एक साथ ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0 1 -2 एंड 0। ठीक है। और यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की ये बनी है +-i/√2। अब ये छोटे छोटे सिंपल काम है, आप ज़रूर ख़ुद से कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। इस केस को हम कहते हैं प्योर इमेजनरी केस। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली एक प्योर इमेजनरी केस बन गया। अच्छा जी। तो अब इन दोनों पर प्योर इमेजनरी केस में जो शेप है वो कौन सी होती है? उसको हम कहते हैं सेंटर। और सेंटर जो शेप होती है वो शेप कौन सी होती है? स्टेबल या अनस्टेबल? तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जैसे सैडल एक हमेशा अनस्टेबल शेप होती है, इसी तरीक़े से सेंटर जो होती है वो एक हमेशा स्टेबल शेप होती है। ठीक है। तो अब आपने इन पॉइंट्स को जो है वो डिटेल के साथ क्लासिफाई कर लिया है, यानी आपको क्या पता लगा कि ये जो 0,0 है ये बेसिकली एक अनस्टेबल सैडल है, अनस्टेबल सैडल हो जाएगा। और इसके अलावा जो +-1,0 वाला पॉइंट है आपके पास, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आपके पास स्टेबल हैं, और दूसरे इनसे जो शेप बन रही है वो शेप कहलाती है सेंटर। ठीक है। दो सेंटर्स बन रहे हैं। एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है, और वो क्या नोट करने वाली है? वो ये कि देखें यहाँ पर सैडल आ गया,
ये सैडल है, ये सैडल है और ये सेंटर है। तो नोट कीजिए कि ये जो है ये अट्रैक्टर्स नहीं है आपके पास, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिस्टम कंजर्वेटिव होता है तो उसके अंदर अट्रैक्टर्स लाई नहीं करते, जैसे कि हमने पहले भी प्रूव किया था, यानी उसके अंदर नोड नहीं हो सकता, उसके अंदर स्पायरल नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी ये बात जैसे क्लियर होती है कि यहाँ पर सैडल शेप बन रही है और सेंटर शेप बन रही है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम आपका कौन सा सिस्टम होगा, कंजर्वेटिव सिस्टम ही होगा। लेकिन हम साथ साथ ये भी मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि एज़ पर डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, कि कंजर्वेटिव सिस्टम में जो सिस्टम होता है उसकी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर डेल ई बाई डी टी जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी उस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ज़रा इसी चीज़ को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन हम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर हम ज़रा बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। ऑल्दो कि हमें यहाँ से पता तो लग गया है कि चूँकि हमारे पास जो शेप बन रही है उसके अंदर कोई भी अट्रैक्टर्स नहीं है, तो अगर शेप के अंदर कोई भी अट्रैक्टर्स नहीं हो तो ये भी इस बात का सबूत होता है कि आपका सिस्टम कंजर्वेटिव है। लेकिन हम फिर भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि डी ई बाई डी टी जो है वो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो हमने ये बात निकालनी है, क्या ये प्रूव होता भी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो डी ई बाई डी टी है, बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होगा डी बाई डी टी और ई की वैल्यू, ई क्या होता है आपके पास, आपको हमने पहले भी बताया था, ई कंजर्व क्वांटिटी कहलाती है और ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स। ठीक है जी, ज़रा देख लीजिएगा आप आगे जाकर। तो अब ये जो एक्स डॉट है ये प्रॉब्लम के अंदर देखें कि एक्स डॉट क्या है। ये देखिए, ये जो एक्स डॉट है बेसिकली वाई के इक्वल है, तो अगर आप चाहें तो उसको आप वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल करने के लिए हम इसको, और m की वैल्यू क्या है, बेसिकली m की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/2 वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और v ऑफ x, फ़िलहाल हम v ऑफ x को एज इट इज़ रखते हैं, और दो हमारे पास v ऑफ x की वैल्यू मौजूद है। अच्छा जी, तो आप बताइए कि यहाँ पर जब हमने डी ई बाई डी टी कंप्यूट किया और डेरिवेटिव लिया तो क्या रिज़ल्ट निकला इसका। देखिए जी, ये 1/2 हो जाएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2y एन वाई डॉट बन जाएगा, राइट। और इसी तरीक़े से यहाँ पर, जी जनाब, यहाँ पर क्या होगा, ये आप t के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये t के रिस्पेक्ट से आप इसको डिफ्रेंशिएट करें और ये x का फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा कि ये बन जाएगा डी वी ओवर डी टी एंड डॉट डी एक्स ओवर, सॉरी ये मैंने आपको खैर पहले भी बताया था। क्या बताया था आपको मैंने, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है आपके पास डी वी ओवर डी एक्स, तो डी वी ओवर डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, राइट। नो 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 नो, ये नहीं बताया था मैंने आपको, शायद मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट। खैर मैंने आपको बताया था, चेन रूल हमने लगाना है, यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि डी वी बाई डी टी क्या है, तो डी वी बाई डी टी होगा आपके पास डी वी बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो डी वी बाई डी एक्स को आप जो है वो ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स डॉट, इसको आप लिख सकते हैं वी डैश ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स डॉट। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये जो डी वी बाई डी टी में अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये बेसिकली आपका इसका एक फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर भी आप यही कर रहे हैं, डी वी बाई डी टी निकाल रहे हैं, तो डी वी बाई डी टी वी डैश ऑफ एक्स और एक्स डॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहले भी बखैर मैं बता चुका हूँ, तो ये वी डैश ऑफ एक्स एंड डॉट एक्स डॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप उसको देख सकते हैं। फर्दर आप इसको क्या कैसे लिखने वाले हैं, देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y, और ये y डॉट किसके इक्वल है, y डॉट, जी जनाब, y डॉट, क्या नई बात समझ आई, मैं इसको भी रफ में आपको समझाता हूँ। अब y डॉट क्या होगा, देखें जी, ये जो y डॉट है आपके पास, ये y डॉट होगा माइनस डी वी ओवर डी एक्स के, बिल्कुल ठीक है, और ये बेसिकली इक्वल है x माइनस एक्स क्यूब के। तो इसका मतलब है कि ये जो y डॉट है ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस वी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वी डैश ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये y तो एज इट इज़ रहेगा, ये बनेगा माइनस वी डैश ऑफ एक्स, और इसी तरीके से ये वी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये x डॉट बेसिकली y के इक्वल था।
ठीक है। तो थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ आप इसको उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए ऊपर वाली प्रॉब्लम के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम वापस चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। ये है आपके पास बेसिकली वाई डॉट, राइट, ठीक है जी। और ये वाई डॉट आपने ये लिखा है यहाँ पर, और ये बेसिकली वाई डॉट होगा क्या, ये होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल होगा, ठीक है जी। और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो डी वी बाई डी एक्स है ये वी डैश के इक्वल होता है एक्चुअली आपके पास। तो ये वाई डॉट माइनस वी डैश ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। फर्दर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ये बनेगा माइनस वाई वी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई वी डैश ऑफ एक्स, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया ज़ीरो। तो आंसर आ गया ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि जब डी ई बाई डी टी का आंसर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो इम्प्लाइज़ करता है कि ई जो है वो बेसिकली आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने ये बात प्रूव भी कर ली कि जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम भी कंजर्व्ड है। और ये बात हमें वहाँ से भी पता लगी कि इस सिस्टम को एनालिसिस करते हुए हमें कोई भी जो है वो अट्रैक्टर्स नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमारी प्रूव हो गई कि आपका जो गिवन सिस्टम है वो सिस्टम कंजर्व्ड है। तो अब चाहे तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, वापस से लिख लेते हैं, एक्स डॉट इज़ इक्वल्स टू वाई एंड वाई डॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस वी डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो ये जो ट्रेजेक्ट्रीज़ होंगी, ये ट्रेजेक्ट्रीज़ कैसे होंगी, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्रीज़ होंगी, ट्रेजेक्ट्रीज़ आपको नज़र आ रहा है सेंटर्स हैं, और ट्रेजेक्ट्रीज़ आर क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्ट्रीज़ जो होंगे अभी क्लोज कर्व होंगे, भी हम स्केच करके भी दिखाते हैं। तो बताएं भाई ई क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास गिवन है जो है ई ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स प्रॉब्लम में गिवन है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स फोर, और ये एक्चुअली हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम में आपसे कहा गया है कि आप इसको स्केच करके भी दिखाएं, तो हम यहाँ पर इसको स्केच करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे बनकर होता है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है आपके पास कि ये है आपके पास एनर्जी की फॉर्म में, और ये जो टोटल एनर्जी है बेसिकली आपकी ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये भी हमने प्रूव किया। तो ट्रेजेक्ट्रीज़ कैसे बनेगी डिफरेंट कांस्टेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट डिफरेंट है, तो किसी भी ग्राफिंग यूटिलिटी से जब आप इस कर्व को स्केच करेंगे डिफरेंट कांस्टेंट्स के लिए, तो क्या रिजल्ट होगा आपके पास। देखिए मैं उसको स्केच करके दिखाता हूँ आपको। तो ट्रेजेक्ट्री क्रॉसपॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ई चूँकि कांस्टेंट है तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ई के लिए मैं बनाकर दिखाता हूँ। ट्रेजेक्ट्रीज क्रॉसपॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ई, ठीक है। तो हम पहले ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं अच्छे से। मिसाल के तौर पर ये हमारे एक्सेस बन गए, ठीक है जी। इनको हम जो है वो प्रॉपर लेबल कर लेते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ई और एक्स और वाई प्लेन पर हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, हमारे कौन कौन से फिक्स पॉइंट हैं, 2 फिक्स पॉइंट है हमारे, कौन कौन से थे। एक फिक्स पॉइंट है आपका, ये था 0 0 वाला फिक्स पॉइंट था। जो 0 0 था इसके ऊपर आपने बनाना होगा एक सैडल बन रहा होगा, और ये जो प्लस माइनस 1,0 वाले पॉइंट थे इस पर क्या बन रहे थे, सेंटर्स बन रहे थे, ठीक है। तो एक फ़िक्स पॉइंट आपका ये होगा और एक फ़िक्स पॉइंट आपका ये होगा। इन फिक्स पॉइंट्स के ऊपर बन रहे हैं सेंटर्स, ये आपके बन गए सेंटर्स। यहाँ पर भी आपने बना लिया सेंटर्स। जबकि इस फिक्स पॉइंट्स के ऊपर क्या बन रहा है, इस फिक्स पॉइंट पर बन रहा है आपका सैडल। तो ये सैडल इस तरीक़े से बनेगा कि ये दो ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं ये ऐसे आउटवर्ड मूव कर रही होंगी, और ये 2 ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं ये ऐसे इनवर्ड मूव कर रही होंगी, राइट। और ये जो है ये ट्रेजेक्ट्रीज इसको ऐसे कर होल्ड कर रही होंगी, सब क्लोज होंगी आपस में, ऐसे फॉर्म कर रही होंगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी डायरेक्शंस भी ऐसे होगी और इसकी डायरेक्शंस भी ऐसे बन जाएगी, ठीक है जी। यानी इस तरीक़े से ई के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट आंसर्स निकलेंगे। एक ही मैं बना देता हूँ। और इसके बाद अगर हमारे पास जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, अगर तो एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये ट्रेजेक्ट्रीज आपके पास ऐसे बन जाएगी, ये फॉर्म हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी। तो ये सबसे आउटसाइड वाली ट्रेजेक्ट्री है,
ये जो सबसे आउटसाइड वाली जो ट्रेजेक्ट्री है आपके पास, ऑफ कोर्स इस आउटसाइड वाली ट्रेजेक्ट्री की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्या ये बात समझ आती है? अगर नहीं समझ आती तो मैं इसको आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आउटसाइड वाली ट्रेजेक्ट्री हैं यहाँ पर ई की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, और ऐसी ट्रेजेक्ट्री जो सैडल फॉर्म कर रही हैं यहाँ पर आपके पास जो ई की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल होगी, और यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो एक्चुअली लेस दैन ज़ीरो होगी। इस बात को इस तरह समझा सकता है कि अगर इसको हम कह सकते हैं ये डबल वेल पेंडुलम है, यानी इस डबल वेल शेप हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम है ऐसे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, उसको ड्रॉप करते हैं, और अगर उसकी एनर्जी कम है तो अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो सिर्फ इस तरह ऑसिलेट करेगा, यानी इस डायरेक्शन ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर होगा या फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर मूव कर रहा होगा, सिर्फ यानी इस वेल से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी इस वेल से वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एनर्जी आपकी कम होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर बनेगा। लेकिन अगर बहुत ही एनर्जी हाई है आपके पास, और बहुत ही आप हाई एनर्जी जो है वो मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास इस तरह का डबल वेल है, जब आप उसको डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम, तो ये आप अगर बहुत तेज़ है तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, एंड देन इसी तरीक़े से ये वापस ऑसिलेट करेगा, राइट, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ होने का मतलब ये है कि ई की वैल्यू जो है वो एक्चुअली ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ठीक है। ई की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, और ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से जाएगा, यहाँ मूव करेगा, एंड देन वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो शेप आपके पास बनकर आई है, इस शेप के अंदर नोट करें सिर्फ और सिर्फ सैडल्स हैं और सेंटर्स हैं, बल्कि इसके अंदर कोई भी अट्रैक्टर्स नहीं है, ठीक है। याद रखना है कि जो चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ अट्रैक्टर्स ना हो, यानी स्पायरल्स ना हो, नोड ना हो, तो उसमें वो शेप कंजर्वेटिव ही होती है आपके पास, ठीक है। एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ ताकि वो फिर हम इसको एंड करें। तो देर आर 3 फिक्स पॉइंट्स थे, 2 ट्रेजेक्ट्रीज़ लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर। कौन कौन से फिक्स पॉइंट थे? देर आर 3 फिक्स पॉइंट्स एंड 2 ट्रेजेक्ट्रीज़, 2 ट्रेजेक्ट्रीज़ which approaches to origin as t approaches to plus minus infinity, right? All other solutions are periodic. तो बाकी तमाम सोल्यूशन जो हैं वो पीरियोडिक हैं, और यहाँ पर 3 फिक्स पॉइंट हैं आपके पास। 2 ट्रेजेक्ट्रीज विच अपेयर्स टू बी ओरिजिन, ये ओरिजिन पर हैं आपके पास है, एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और बाकी सारी जो हैं वो बेसिकली पीरियोडिक हैं, राइट। तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई है हमारे पास। एक इसी से रिलेटेड, तो मैं ज़रा जल्दी से इसको कंक्लूड करूँ। वो कंक्लूड ये कि जो आपके पास अगर कंजर्वेटिव होगा तो कंजर्वेटिव में जो आपके फ़िक्स पॉइंट को आप निकालेंगे और फिक्स पॉइंट को आप एनालिसिस करेंगे तो वो कभी भी नोड नहीं होना चाहिए, वो कभी भी स्पायरल नहीं होना चाहिए, राइट। यानी वो अट्रैक्टर्स नहीं होंगे, वो सैडल हो सकते हैं और सेंटर हो सकते हैं, और बेसिकली आप उससे ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कंजर्व हो रही है, यानी इस तरीके से हर प्रॉब्लम जो कंजर्वेटिव होगी वो प्रूव हो जाएगी, और इसी तरीके से इसकी डायग्राम भी इसी तरह बनेगी जिसके अंदर सेंटर्स होंगे और जिसके अंदर सैडल्स होंगे, राइट। तो ये जो ऊपर वाली शेप है, इस शेप से रिलेटेड एक बात मैं आपको और बताऊँ। एक ऑर्बिट होता है, इस तरह के ऑर्बिट को हम कहते हैं होमोक्लिनिक ऑर्बिट, याद रखिएगा ये टर्म, होमोक्लिनिक ऑर्बिट्स, राइट। मैंने बाइफ्रिकेशन के टॉपिक में भी आपको यहाँ पर बताया था कि होमोक्लिनिक बाइफ्रिकेशन, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी चीज़ें बाइफ्रिकेट हो रही हैं, यानी फिक्स पॉइंट जो है वो बाइफ्रिकेट हो रहा है, राइट। फिक्स पॉइंट कैसे बाइफ्रिकेट हो रहा है, यानी ये जो है एक सेडल पर, यानी वो सेंटर है, और जब एनर्जी उसकी लेस दैन ज़ीरो है, लेकिन जब उसकी एनर्जी बढ़ती है तो वो एक सेडल बनाता है, और जब उसकी एनर्जी और बढ़ती है तो वो सेडल से आकर एक दूसरे को उसको बाइफ्रिकेट कर देता है, राइट। तो इस तरह के बाइफ्रिकेशन को, जिसके अंदर एक सेडल जो है, एक सेडल पॉइंट जो है वो बाइफ्रिकेट कर रहा हो, तो वो और 2 सेंटर्स में बाइफ्रिकेट हो रही हो कोई, तो उसको हम कहते हैं होमोक्लिनिक ऑर्बिट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसको हम लिख लेते हैं अ ट्रेजेक्ट्री, यानी प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई है, हम इस प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा थोड़ा सा देख रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री दैट स्टार्ट एंड एंड at the same
फिक्स्ड पॉइंट्स और कॉल्ड होमोक्लिनिक ऑर्बिट्स। ठीक है जी, दे आर कॉमन इन कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम, तो ये होमोक्लिनिक ऑर्बिट्स जो हैं ये कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर कॉमन है, बट रेयर, ये तो खैर में ज़रूरत नहीं है इसके लिखने की। तो नॉर्मली होमोक्लिनिक ऑर्बिट्स के अंदर जो होते हैं वो ये आपको इसी तरह के शेप्स मिलेंगी। ठीक है जी, तो ऐसी ट्रेजेक्ट्री दैट स्टार्ट एंड एंड सेम पॉइंट, ऐसी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट भी करती है और सेम फिक्स पॉइंट पर एंड भी करती हो, तो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि वो आपकी ट्रेजेक्ट्री एक होमोक्लिनिक ऑर्बिट है। और होमोक्लिनिक ऑर्बिट जो होता है वो कॉमनली जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम में मिलती हैं। वो जो डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताई थी, मैं चाहूँ तो एक दफ़ा और आपके लिए बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये सपोज़ करें कि ये एक डबल वेल बना लेते हैं हम ऐसे कर फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये v ऑफ x है। तो ऑफ कोर्स के अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, कोई फ़िक्स पॉइंट है, वो फ़िक्स पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मूव करेगा, सिर्फ इस तरह की उसकी मूवमेंट होगी। कब? कि जब आपके पास एनर्जी जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये स्मॉल ऑसिलेशन होगी आपके पास, स्मॉल ऑसिलेशन। थोड़ा आप इसको इमेजिन करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ जाएगी, राइट। और ये जो बिग ट्रेजेक्ट्री आपके पास बन रही है ये कब होगी? जब e ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। और ये जो लाइन है आपके पास यहाँ पर e इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पर। तो बेसिकली ये आपके पास इस तरह की शेप जो है वो बन जाएगी। चाहें तो उसे आप जब आप इसका इस यानी ये आपके पास शेप है, एक 3D शेप फॉर एग्ज़ाम्पल है, और आप जो है वो उसको कॉन्टूर की फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स ऐसे ही कॉन्टूर्स आपके पास बन कर आएंगे। नॉर्मली ये इस तरह के कॉन्टूर्स ही मैप हो रहे हैं, अगर आप देखें तो नोट करें तो ये अगर आप इसको 3D की फॉर्म में अगर कॉन्टूर्स फॉर्म करना चाहें तो नोट करें ये इसी तरह के आपके पास है। यानी देखें एक सैडल बन गया, ये इसका जो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये स्पायरल हो गया, और अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो ये ऐसे एंड देन ये ऐसे चला जाएगा, और ये ऐसे एंड देन ये इस तरह आ जाएगा, राइट। तो अगर आप देखें तो मैंने ये डायग्राम जो आपके बनाई है 2D प्लेन के ऊपर, वो इसी तरह की एक डायग्राम है। तो ये एक डबल वेल पेंडुलम भी कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लार्ज सर्किल है आपके पास, मैं चले लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये जो सबसे बड़ा ये क्या है? लार्ज ऑर्बिट है, लार्ज ऑर्बिट होता है। और इस लार्ज ऑर्बिट के अंदर तमाम के तमाम जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं वो इन सर्कल्स हैं, इन सर्कल ऑल फिक्स्ड पॉइंट्स। और ये क्या होता है? ये मोस्ट एनर्जेटिक होता है, मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ ऑल। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, राइट। और इसका मतलब है कि ये कौन सा है आपके पास? ये सैडल होता है आपके पास, में आपको बताया सैडल है, एंड इट्स होमोक्लिनिक ऑर्बिट हायर एनर्जी। ठीक है जी, तो ये आपके पास सैडल है, ये भी आपके पास एक बेसिकली सैडल एंड इट्स होमोक्लिनिक ऑर्बिट हायर एनर्जी है। तो होमोक्लिनिक ऑर्बिट जो है इसकी वो उसकी भी एनर्जी जो होती है वो हायर होती है। यकीनन वो सबसे बड़े वाले ऑर्बिट से कम होती है, और इससे ज़्यादा फिर ये इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को डिटेल से देख लिया है। एक और आपको बात बतानी है, वो कहलाती हैं नॉन लीनियर सेंटर्स की। तो ये नॉन लीनियर सेंटर्स का एक छोटा सा आइडिया आपको देना है, लेकिन वो मैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम समझ आ गया होगा। तो ज़रा जल्दी से हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर पहले ये कि जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो F = ma से मॉडल की जा सकती हैं, और उसके अंदर कोई कंजर्व क्वांटिटी एक्ट करे, ई जो है ई यानी टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और वो कांस्टेंट हो, और उसके अंदर जो है वो कोई अट्रैक्टर्स ना हो,
और वो एनर्जी कंजर्व हो, यानी वो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट हो, तो इस तरह के सिस्टम कंजर्वेटिव होते हैं। और जब इस तरह के एनर्जी इस तरह के सिस्टम की जब एनर्जी का जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ऐसे कॉन्टूर्स बनते हैं, और ये कॉन्टूर्स जो होते हैं वो बेसिकली सेंटर्स और सैडल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और इस तरह की जो ट्रेजेक्ट्रीज़ बन रही होती हैं इन्हें होमोक्लिनिक ट्रेजेक्ट्रीज़ भी कहा जाता है। तो यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और आप इसे जो है फर्दर अगर 3D में एक्सप्लेन करना चाहे तो ये डबल वेल पेंडुलम कहलाता है। इसकी अगर एनर्जी बहुत लेस होगी तो सिर्फ वो यहीं पर आपको स्मॉल ऑसिलेशन मिलेगी, और अगर एनर्जी हाई होगी तो फिर ये मूवमेंट जो है आपको इसकी ऐसे एक सैडल टाइप की मूवमेंट मिलेगी। और एनर्जी एक्सट्रीमली हायर होगी तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्बिट होगा जो तमाम के तमाम फिक्स पॉइंट को अपने इनसाइड क्लोज कर लेगा, और उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे हाई होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक एंड हो जाता है कंजर्वेटिव सिस्टम का। एक नॉन लीनियर सेंटर्स के मुतालिक मुझे बताना है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इंशाल्लाह फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है और ये बेसिकली इसका पार्ट 2 का एंड है। तो पार्ट 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।